बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स रूट्स को किस तरह से जनरलाइज मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस आज हम सीखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था जिसमें डब्ल्यू के इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 1/n सीज थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, वेयर के जो था उसकी वेरिएशन 0 से n-1 तक थी और थीटा इसमें जो है वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट था और जो स्मॉल आर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थी। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड उनके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। जी बच्चे, एक दफ़ा कंफर्म कीजिएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। यस सर। ओके बेटे, ओके। नंबर 5 है जिसमें फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा। सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें फाइंड द 4th रूट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें -16 आयोटा है फर्स्ट नंबर, 64 है और -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा है। इसी तरह के और भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनके आप रूट्स इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें है कि आपने 6 रूट्स और फाइंड करने हैं -1 के, 1 प्लस आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 5th रूट्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब भी यही है कि हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दीज गिवन इक्वेशंस। Question number 9, solve the equation x power 12 minus 1 equal to 0 and find which of its roots satisfied the equation x raised to power 4 plus x square plus x is equal to 0। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस मेथड्स के तहत जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था उसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं। उसमें दोनों किस्म के क्वेश्चन जो है आपको नज़र आएंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट इसका है जिसमें प्योरली इमेजिनरी नंबर आपको दिया गया है। बेसिकली जो है वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो 3 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं वो तीनों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर
कंपोनेंट पे मुश्तमिल हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट भी हो सकता है। तो टोटली जो आपके पास है वो 3 डिफरेंट टाइप्स इनकी पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो किस तरह से आपने उसको जो है उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बिहाइंड द सीन जो टेक्निकल पॉइंट है वो यही है कि जो भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए वो ओनली रियल नंबर पार्ट हो, ओनली इमेजिनरी पार्ट हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टारगेट होना चाहिए वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। और पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने बड़ी अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस की हुई है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया जाए तो आप सबसे पहले उसका मॉडुलस निकालते थे, फिर उसका रेफरेंस एंगल निकालते थे, और रेफरेंस एंगल को यूज करते हुए आप उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो निकालते थे। तो देन इन दोनों को यूज करते हुए सिस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। जी बेटे, कंफर्म जरा कंफर्म कीजिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये सबको अंडरस्टैंडिंग है ना अब इसकी? यस सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने सिंपल वे में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। जरूरी नहीं आपने इस मेथड को फॉलो करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपने जस्ट वही सिंपल मेथड जो है उसके तहत इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेना है पोलर फॉर्म में। क्योंकि ये मुझे इसी फॉर्म में मिला था तो मैंने जो मेन चीज़ आपको जो इसमें समझानी थी वो इससे आगे है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने खुद ही इसकी करनी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करता जाऊंगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, फर्ज करें आपने -16 अयोटा को जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके फाइंड आउट करने हैं। तो आपने इसका कोई नाम रख लिया, ए रख लें, जेड रख लें, डब्ल्यू रख लें, आपकी अपनी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसको बिल्कुल सिंपल वे में करना है। ज़रूरी नहीं कि जो नोटेशन यहाँ पे यूज़ किए वही आप रखेंगे तो ये सॉल्व होगा। आप सिंपलेस्ट या जो कॉमनली चीज़ें यूज़ होती हैं आप वो वाली चीज़ें भी कंसिडर कर सकते हैं इसमें। जैसे इसमें सपोज किया गया हुआ है -16 अयोटा इज इक्वल टू ए, और इसको कंसिडर कर लिया कि रो टाइम, आप रो की जगह पे स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं रो लिखना। रो टाइम्स कॉज अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, दोनों के रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट सेपरेट कर लिए, उनको स्क्वायर कर लिए और वहां से स्क्वायर रूट लेके ये आंसर निकाल लिया। आप इस तरह से भी कर सकते थे कि इसको आप लिखते एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ से एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं, वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर और सम करके दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट करके डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बेसिक मेथड के साथ। यानी जैसे अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाए, तो z मॉड आपने फाइंड आउट करना, तो जस्ट क्या करते थे, रियल कंपोनेंट का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट। आप इस मेथड से भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर सेकंड हमारा टास्क जो है इसका रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे रेफरेंस एंगल के लिहाज से, जब आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है ना, वो रियल हो इमेजिनरी हो, तो फिर आपको रेफरेंस एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जरा देखिएगा, अगर इस डायग्राम के साथ आपको मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। लेट्स सपोज आपके पास नंबर जो है वो है z इज इक्वल टू ओनली 1 है। इट मीन्स अकेला रियल कंपोनेंट है, रियल कंपोनेंट है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे यहाँ कहीं पे आएगा 1। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने एंगल मेजर करना स्टार्ट करना है। तो इट मीन्स जिस लाइन से जो आपकी स्टार्टिंग लाइन थी फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसी के ऊपर ही आपकी टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करती है। तो फिर इस केस में जो आपके पास थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, अगर लेट्स सपोज आपके पास z इज इक्वल टू -1 आ जाता है, इट मीन्स आप ये नेगेटिव एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करेंगे और यहाँ कहीं पे इसकी वैल्यू -1 आएगी। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है तो आप ये यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल लेंगे। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, इस केस में आपके पास पाई आ जाएगा। तो रियल दो ही पॉसिबिलिटी थी, नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव हो तो आर्गुमेंट आपका 0 और नेगेटिव हो तो आर्गुमेंट आपका पाई। अब आ जाते हैं इमेजिनरी कंपोनेंट की तरफ।
इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो भी दो तरह की पॉसिबिलिटीज रखता है। नंबर वन, हो सकता है कि z इज इक्वल टू प्लस अयोटा आ जाए, या प्लस 2 अयोटा आ जाए, या प्लस 4 अयोटा आ जाए, इस तरह का कोई भी मल्टीपल ऑफ अयोटा आ सकता है। तो इट मीन्स इमेजिनरी एक्सेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी 1। तो जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वाई एक्सेस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, तो जो आपका एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल बच्चे बनेगा π/2, यानी 90 डिग्री का एंगल। इसी तरह अगर यही वैल्यू z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, यानी नेगेटिव टाइम ऑफ अयोटा है, तो बच्चे फिर इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाई एक्सेस के ऊपर आएगी। तो सपोज कर लें यहाँ कहीं पे -1 है, तो फिर देन इसका जो एंगल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको मिलाएंगे। और ये चूंकि वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो तो 90 है, लेकिन इसके साथ जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज है, तो इट मीन्स इस केस में आपके पास जो एंगल होगा थीटा जो होगा वो -π/2 है। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं जब आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंपल एक कंपोनेंट में आ जाए। जी बेटे, इसके बारे में सबने अंडरस्टैंड कर लिए है? जी सर। ओके, हो गया। अब आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि उसका रेफरेंस एंगल क्या होगा अगर उसका एक सिंगल कंपोनेंट है। तो जैसे ये -16 टाइम अयोटा है, तो ये इसका मतलब अगर अयोटा वाला आपके पास जो है वो कंपोनेंट आ रहा है, तो फिर वाई एक्सेस के साथ उसका एंगल बनेगा, वाई एक्सेस के साथ या π/2 बनना या -π/2। अगर पॉजिटिव होता तो π/2 बन जाता, अगर नेगेटिव होगा तो -π/2। इट मीन्स ये अगर मैग्नीट्यूड है तो फिर इसका जो रेफरेंस एंगल थीटा है वो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए -π/2 बनेगा। जी बेटे, चलें आगे फिर। जी सर। ओके बेटे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यही एंगल उसने कैलकुलेट करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद फाइनल फॉर्म में यही उसने एंगल निकाला हुआ है, एंगल अल्फा इज इक्वल टू -π/2। तो हम उसको डायरेक्ट बता सकते हैं, जस्ट एक लाइन लिखें उसके बारे में, द टर्मिनल आर्म ऑफ दिस एंगल लाइज ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू +π/2। अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो वो -π/2 आ जाएगा। उसके बाद ये जनरल फार्मूला था जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था बेटे, और इसमें दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमने जो है वो जहन में रखना है। नंबर वन, ये ए मॉड जो है, ए मॉड बेटे जो है ये वही ए मॉड है जो जेड का मॉड होता है, मतलब जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मैग्नीट्यूड है, ये कुछ भी नहीं है। और नंबर टू, ये जो इसके ऊपर एन आ रहा है, ये एन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने पावर कितनी लेनी है, रूट कौन से फाइंड आउट करने हैं आपने, मतलब 3 रूट फाइंड करने हैं, 5 रूट फाइंड करने हैं, 7 रूट फाइंड करने हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। जितने रूट्स फाइंड आउट करने होंगे उसकी वैल्यू आपने उतनी लेनी है। जैसे इसमें हमने 4 रूट फाइंड आउट करने थे, तो बेटे हमने एन की वैल्यू 4 ले ली। उसके बाद जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इस एन का डिसीजन कर लें तो आपने उस एन को इस के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि के की वेरिएशन जो है वो n-1 तक है। अगर आपने n इज इक्वल टू 4 लिया है, इट मीन्स के की वेरिएशन जो है वो n-1, सॉरी n इज इक्वल टू 4 लिया है, तो जो n-1 होगा, दिस वन इज इक्वल टू 4-1 विच इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स लास्ट डिजिट आपका 3 होगा। अगर आपके पास n जो है वो 5 होता तो n-1 विच इज इक्वल टू 5-1 और आंसर 4, तो लास्ट डिजिट जो है जहां तक k की वेरिएशन हुई थी वो 4 होना चाहिए था। ओके, आफ्टर देन इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ये सिंपल, बल्कि ये तो आप कर सकते हैं, 2 2 4 और ये 4k पाई बन जाएगा आपके पास, और माइनस का पाई बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, वो 2 इस 4 से मिलेगा तो वो 8 बन जाएगा। आफ्टर देन आप इसमें से पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, और ये आपका जनरल फॉर्म में 4 रूट्स के लिए फार्मूला बन जाएगा इस क्वेश्चन का जो आपने फाइंड आउट करना है। अब जस्ट इसमें के की वेरिएशन आप लगाएं, के की वैल्यू 1 बाय 1 आप पुट अप करें, और वहां से अपने आंसर जो है वो कैलकुलेट करके जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट के इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। जब आप के की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये जो 4k है ये तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। जब 4k 0 होगा तो -1 रह जाएगा, -1 को पाई से मिलाएं तो -π/8 जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी। अब इसी तरह आपने
k इज इक्वल टू 1 पुट करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 1 ज़र 4 माइनस 1 कर दें तो 4 माइनस 1 3, तो 3 पाई बाई 8 आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन 2 पुट करें यहाँ पे और आफ्टर देन 3 पुट करें, तो ये आपके वो टोटल 4 आंसर हैं जो 4 रूट्स हमें चाहिए थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये चीज़ को आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन की फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा कि ये वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 8 प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 8। कभी कभी ऐसे एंगल्स भी आएंगे जैसे पाई बाई 2 आ जाए, पाई बाई 6 आ जाए, पाई बाई 3 आ जाए, तो हम उनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जी। अब ये क्वेश्चन जो था इसमें हमारे पास ओनली वन रियल उसका जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट था। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास सिर्फ एक रियल कंपोनेंट है जिसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके भी रूट्स हम कॉम्प्लेक्स रूट्स ही बोलेंगे। 64 था हमारे पास, हमने इसको क्या किया जी, कंसिडर कर लिया, इसका कोई भी एक नाम रख लिया। सबसे जो फर्स्ट थिंग है वो है कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इस मेथड को फॉलो करना, आप बेसिक मेथड को फॉलो करें एक्स प्लस अयोटा वाई वाले, तो वहाँ से आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो इसकी मैग्नीट्यूड वही आ जाएगी, क्योंकि रियल कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट होनी है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यही आंसर आ जाएगा। आफ्टर देन आपने इसका जो है वो आर्गुमेंट निकालना है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इट मीन्स ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसी के ऊपर आ जाएगा। तो जो नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता है उसकी जो सर्कुलर मैयर है या उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है, तो यही इसका आर्गुमेंट होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर देन मेन आपका काम शुरू होगा कि आपने वो फार्मूला लिखना है जो लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए, nth कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए ड्राइव किया था। इस फार्मूले में आप इसकी मैग्नीट्यूड लिख दें, रूट को कितने फाइंड आउट करने हैं n की जगह पे वो लिख दें, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा कितना आपके पास आया 0 वो पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप देखें तो ये आपके पास इसकी बेसिक जो है ये फाइनल फॉर्म बन जाती है, इन जनरलाइज फॉर्म आप कह सकते हैं इसको। इसमें उसी तरह बारी बारी k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2 एंड 3 जो है वो कंसेक्टिवली आप पुट करते जाएंगे। पहले आपने 0 वैल्यू पुट की, तो जब k की जगह पे 0 तो ये टोटल एंगल 0 हो गया, तो सिज ऑफ 0, सिज ऑफ 0 का मतलब cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, और इसका फाइनल आंसर ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वन में आपके पास पाई बाई 2 एंगल था, आपने उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि cos पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 टेबल से हम आराम से वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो ये उसका फाइनल आंसर आ गया। Z2 में भी इसी तरह पाई था, तो उसके मुताबिक भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, और 3 पाई बाई 2 यानी 270 जिसे कहते हैं उसके मुताबिक भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये टोटल 4 एंगल्स आपके पास आ गए। ये आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि अगर एंगल्स ऐसे हों जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू टेबल से उठा सकते हैं तो फिर आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ तक लिख दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी की पॉसिबिलिटी है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है तो देन वो लाजमी तौर पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द फिफ्थ रूट्स ऑफ दिस। अब स्क्वायर्स भी फाइंड करने हैं, फिफ्थ रूट भी फाइंड करने हैं, एंड आफ्टर फाइंडिंग फिफ्थ रूट्स देन उनके स्क्वायर भी लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने एक नाम दे दिया z, आफ्टर देन आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, वो 1 आ गई, फिर उसका जो है वो आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, और उसके लिए वही फार्मूला जो आप बेसिक पहले यूज करते रहे, tan इनवर्स मॉड वाला y ओवर x। यानी इसमें आपको याद होगा कि जो रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल के लिए हम जस्ट tan इनवर्स y ओवर x मॉड लेते हैं। इस फार्मूले के तहत हम रेफरेंस एंगल निकालते थे, और उसके बाद ये टेक्निक यूज करते थे कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में हम थीटा ही रखते हैं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो है पाई माइनस थीटा, अगर वो थर्ड में आ जाता है तो वो है थीटा माइनस पाई, और अगर वही फोर्थ में आ जाता है तो वो माइनस थीटा बनता है।
तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसका फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो 5/3 है। आफ्टर फाइंडिंग दीज थिंग्स वी विल यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी पोलर फॉर्म हम बनाएंगे cos π/3 प्लस एयोटा sin π/3। अब यहाँ पे आके आप इसमें डायरेक्ट वो फार्मूले के मुताबिक जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते थे सिस की फॉर्म में, या फिर आप इसको इस वे से भी कर सकते हैं। इसमें जस्ट क्या किया गया है कि वही जो जनरलाइज फार्मूले में 2k था वो एक्चुअल में कुछ इसी तरह से था। जस्ट अ मिनट जी, उसमें था कि सिस थीटा प्लस 2k/n। अब चूंकि यहाँ पे आपने बेसिक फार्मूले को एक साइड पे रख के पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है कि आपने इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आफ्टर देन क्योंकि हमें पता है कि कॉज और साइन जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, 2 पाई आप ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीपल ऑफ 2 पाई उसमें ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसमें वही जो जनरल फार्मूले में हमने ऐड किया था वही 2k पाई जो है वो इसमें ऐड कर दें। After then, now squares of fifth root। अब फिफ्थ रूट वही है जो आपका n होता था उसी फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो फिफ्थ रूट की बात करें तो 1/5 कर लें। तो जब स्क्वेयर करना है तो इसके ऊपर पावर 2 कर लें, क्योंकि वो स्क्वेयर अगर बाहर भी करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग जब यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 मिलके फिर दोबारा से वो 2/5 बन जाएंगे। तो आपने वो 2/5 लगा दिए यहाँ पे। अगर फर्ज करो यहाँ पे स्क्वेयर की बजाय क्यूब होता यहाँ पे वर्ड, तो हम क्या करते, सिर्फ यहाँ पे 3/5 लगा देते। इन अदर वे अगर यहाँ पे फिफ्थ रूट की बजाय सेवन्थ रूट होता तो फिर क्या करते, 5 की जगह पे 7 आ जाता। तो इस तरह से आप इसको कोई भी क्वेश्चन अगर अल्टरनेटिव फॉर्म में आता है तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिमूवर्स थ्योरम, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को एंगल के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब आप एंगल के साथ शिफ्ट करेंगे तो यही 2/5 जो है वो कॉस के साथ भी, कॉस के एंगल के साथ भी आ जाएगा और साइन के एंगल के साथ भी आ जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें वेरिएशन ऑफ के जो है वो हम लगा के इसकी फाइनल वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ जो जिसने आपको कंफ्यूज करना है, क्योंकि वो फार्मूले में था थीटा प्लस 2k डिवाइड बाय एन, तो आप सोच रहे होंगे कि ये एन कहाँ से, मतलब इस क्वेश्चन में कहाँ चला गया। तो वो एन यही वाला है, ये जो 5 बटे में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें क्या किया है कि हमने डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई नहीं किया, स्टेप वाइज कर दिया कि ताकि आपको नजर आ जाए कि स्केलिंग भी इसमें हो रही है और पावर 5 भी हम ले रहे हैं। और इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है कि के की वेरिएशन करनी है, 0 1 2 3 एंड 4 उनकी जो वैल्यूज होनी है वो निकाल देनी, वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं स्क्वायर्स ऑफ द फिफ्थ रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जी बच्चे, यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई कि किस तरह से हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथडोलॉजी में, इस टेक्निक में, इस पूरे प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी आपको नज़र आई हो बेटा? जी बेटे, एनीवन, क्लियर है सबको? जी सर। ओके। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है बेटे, वो बात ये है बेटे कि 14 से मुझे पता चला है कि आपके मिड स्टार्ट हो रहे हैं। आपने भी कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी जिनकी पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर नहीं की उनकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूं। और आप प्रिपरेशन में बैठे, आपने क्या करना है कि पीडीएफ और लेक्चर को सामने रख के प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन होने मल्टीपल चॉइस ही, और मल्टीपल चॉइस का ही हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो मल्टीपल चॉइस में नहीं आ सकता, उसमें से कुछ भी एक पार्ट, कुछ भी एक पोर्शन पूछा जा सकता है। फिर आप कहेंगे कि सर वो तो आपने ये तो करवाया नहीं था, तो ये तो हुआ नहीं था। वो हुआ होता है लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर होता है। जैसे इसी में ही आप देख लें कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं
इनके आर्गुमेंट आपने पहले फाइंड आउट नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे वो दरमियान में आ रहे हैं आर्गुमेंट फाइंड आउट करने, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी, फिर वो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। जस्ट एक स्टेटमेंट दे के कहा जाए कि इसका nth रूट का फार्मूला अप्लाई करें, उसका आंसर ये बनता है, 4 ऑप्शन हो तो वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5th रूट है, वहाँ पे अगर जो है वो क्यूब और 7th रूट पूछ लिया जाए, या 7th ऑफ क्यूब रूट पूछ लिया जाए, तो आपको पता हो कि ये जो ऊपर पावर आ रही है ये किस तरह से इसको मैंने शफल करना है। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी दरमियान में बेसिक कॉन्सेप्ट जो आए हैं उनको आपने जहन में रखना है और अच्छी तरह उनको प्रिपेयर कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी कॉम्प्लेक्स ये जो है अपना मैथमेटिकल मेथड की बुक जो है, उसकी जो 2 एक्सरसाइजें हैं उनके दरमियान में जो थ्योरी लिखी हुई है उसको भी अच्छी तरह आपने रीड आउट कर लेना है, उनके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी अच्छी तरह रीड कर लेना है। और सर बुक बाकी कौन सी है, आवाज कट गई थी। बुक बेटे ये मैथमेटिकल मेथड की एस एम यूसुफ की बुक है। ठीक है। हाँ, उसको आपने पहली 2 एक्सरसाइज के दरमियान जो भी थ्योरी आ रही है उसको आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना बेटे। वो आप में से किसी न किसी के पास लाजमी होगी बेटे, आप उनसे कहें कि वो जी पीडीएफ है। बना के, हाँ उसकी बेटे साफ सी नीट सी पीडीएफ बना के और वो आप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। कैम स्कैनर से बना लीजिएगा ना, ताकि उसकी वो लाइट वगैरह भी और सारा कुछ एडजस्टेबल हो उसमें। ठीक है। और आपके माइंड में बेटे कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो आप लोग? सर आप कह रहे हैं क्या कि हमने जो cos पाई बाई 3 है उसके अंदर यानी कि पाई का मल्टीपल ऐड किया, हम्म। तो ये तो हमने फार्मूला में था ना हमारे पास के हमने जो आर्गुमेंट में 2 के पाई ऐड करना। हम्म, बिल्कुल फार्मूले में बेटे, ये जो फार्मूला हमारे पास था ना बेटे उसी में भी यही चीज़ थी ना, कि थीटा में आप 2 k पाई जो है वो उसका 2 पाई का मल्टीपल आप ऐड भी कर दें तो वो कोई फर्क नहीं रहता, वो मतलब वही कॉस थीटा है पहले, तो कॉस थीटा ऑफ 2 k पाई कर लें, तो ये दोनों सेम है, इसमें कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है बेटे, बिल्कुल सेम है। इसीलिए हमने यहाँ पे की है। अगर ये सेम ना होते बेटे तो हम इसकी जगह पे ये लिख ही नहीं सकते थे, और इस साइन पाई बाई क्यूब की जगह पे ये वाली चीज़ नहीं लिख सकते थे। तो ये इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन होने के बाद इनकी जो चीज़ें वो रिपीट होती जाती हैं। और इसमें एक चीज़ बेटे याद रखनी है, ये जो रिपीटिशन का मतलब ये हरगज़ नहीं होगा कि वही वाला आंसर आपको मिल जाएगा। असल में ये 2 चीज़ें होती हैं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड होती है, और नंबर 2 उसका आर्गुमेंट होता है। जब आप ये 2 k पाई ऐड करते हैं ना बेटे तो मैग्नीट्यूड वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, लेकिन उसका आर्गुमेंट पहले थीटा था, फिर थीटा प्लस 2 पाई हो गया, फिर थीटा प्लस 4 पाई हो गया, तो आर्गुमेंट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये फर्स्ट रूट हो जाएगा, ये सेकंड, इस पे तीसरा आपको मिल जाएगा। इस तरह से इसके रूट आएंगे। और बेटे कोई चीज़ पूछनी है? जी बेटे, और किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो बेटे यहाँ तक जो हमने काम किया? अब नेक्स्ट हमारा सुबह लेक्चर है। जी सर। जी सर। चलिए उसमें भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटे, फिर अल्लाह के शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।